सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बात करेंगे लखनऊ समझौते की। लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ, कब हुआ और लखनऊ समझौते में आखिर समझौता हुआ क्या था। आज के अम्बेडकर संदेश में लखनऊ समझौता हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ बाबा साहब का विश्लेषण भी बताएंगे कि लखनऊ समझौता और बाबा साहब के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, यहाँ पर दोनों में क्या साम्यता है या दोनों में क्या दोनों रिपोर्ट्स जो बाबा साहब के द्वारा तैयार की गई और जो यहाँ पर लखनऊ समझौता हुआ है, इन दोनों रिपोर्ट्स के बीच में क्या ये दोनों रिपोर्ट्स एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बांग में खंड 4 से हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं, पेज नंबर 69 से 71 तक, जिसमें लखनऊ समझौता के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। बादशाह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र रखे जाने और सीटों के बंटवारे के बारे में मेरी सिफारिशें लखनऊ समझौते की शर्तों से टकराती हैं, क्योंकि वे किसी हद तक मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिनिधित्व पर प्रभाव डालती हैं। 1919 में बनाए गए नियमों के अधीन, ध्यान दीजिए, 1919 में बनाए गए नियमों के अधीन जिस रूप में मुस्लिम संप्रदाय के लिए प्रतिनिधित्व तय किया गया, उसका मुख्य आधार था लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता नामक समझौता, इस समझौते के अनुसार, यानी कि लखनऊ समझौते के अनुसार 1917 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक करार हुआ था। लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ मेरे साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। 1917 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक करार हुआ। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ने और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने किया। इसके अनुसार प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल और अलग अलग अनुपात में सीटें प्राप्त हुई। मुझे एहसास है कि मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किए हैं वे इस समझौते के प्रतिकूल हैं। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह मेरा दायित्व है कि मैं ये बताऊं कि मैं ऐसा सोचता हूं कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाए। मेरा पहला तर्क यह है कि जो करार लखनऊ समझौते के अनुसार किया गया था वह गलत करार है। सभी स्थानीय सरकारें इसे स्वीकार करती हैं। मताधिकार कमेटी की सिफारिशों की समीक्षा करने वाले भारत मंत्री के नाम अपने डिस्पैच में भारत सरकार ने कहा था, हमने नोट किया है कि स्थानीय सरकारों ने समझौते पर सहमति सर्वसम्मति से व्यक्त नहीं की है। मद्रास सरकार ने इस समझौते पर ध्यान दिए बिना मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में अपने अलग प्रस्ताव तैयार कर डाले। बंबई सरकार ने हालांकि इसे स्वीकार कर लिया, पर उसने कहा कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की योजना पर बहस होनी चाहिए। मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर ने अलग मुस्लिम निर्वाचक मंडलों का विरोध किया और विचार प्रकट किया है कि इस समझौते में जो प्रतिशत रखा गया है वह इस संप्रदाय की संख्या और स्थिति के अनुपात में तनिक भी अनुरूप नहीं है। न ही भारत सरकार ने प्रांतीय सरकारों की इस आम राय के साथ मतभेद प्रकट किया। लखनऊ समझौते के परिणामों का विभिन्न प्रांतों में मूल्यांकन करते समय भारत सरकार ने कहा कि नतीजा यह है कि जनसंख्या के आधार पर उन्हें जो मिलता, बंगाल के मुसलमानों को उसका केवल 3/4 और पंजाब के मुसलमानों को 10 में से 9 भाग ही मिल पाता है। अन्य प्रांतों के मुसलमानों को अधिक हिस्सा मिला है और कुछ प्रांतों में तो अप्रत्याशित रूप से अधिक मिला है। हम स्वयं भी नहीं समझ पाते कि ऐसा नतीजा विभिन्न प्रांतों के मुसलमानों के बीच या मुसलमानों और शेष समुदायों के संबंध दर्शाता है। सर विलियम विंसेंट ने तो अपनी विमत टिप्पणी में यहाँ तक कह डाला, क्या कहा, लखनऊ समझौते के ब्यौरे की परवाह न करते हुए हमें अपने वचनों को पूरा करने के लिए उस रीति से कार्रवाई करनी चाहिए जिसे हम स्वयं सर्वोत्तम रीति समझते हैं। लखनऊ समझौते में इतनी ही गलती नहीं है कि मुसलमानों के साथ उसमें अलग अलग प्रांतों में अलग अलग व्यवहार किया गया है। कुछ में उनके साथ उदारता बरती गई है और कुछ अन्य में कंजूसी।
अपेक्षाकृत यह छोटी सी बात है। लखनऊ समझौते की मुख्य त्रुटि यह है कि मुसलमानों के लिए सीटें अलाट करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि इससे दूसरों के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि समझौते के रचनाकारों ने यह बात ध्यान में नहीं रखी कि जो कुछ लाभ मुसलमानों को दिया जा रहा है वह दूसरों के हित या हितों से छीना जा रहा है। सर विलियम विंसेंट ने भी बड़ी सावधानी से इसे इंगित किया है। अपने विमत टिप्पणी में उन्होंने ये भी कहा है कि आज इस समझौते को आलोचना से कहीं अधिक समर्थन मिल रहा है, लेकिन बाद में जब मतों और प्रतिनिधित्व के महत्व का एहसास होगा तो यह आशा करनी ही होगी कि जिन हितों को इससे गहरी चोट पहुंची है वे शिकायत करेंगे कि भारत सरकार ने इसका समर्थन करके कुछ रचित कार्य नहीं किया है। जिस गहराई के साथ इस भविष्यवाणी का एहसास किया गया है वह उल्लेखनीय है। लखनऊ समझौते के नतीजे के प्रति जितना व्यापक असंतोष अनुभव किया गया है, इस बात का जरूर से ज्यादा प्रमाण है कि लखनऊ समझौते में जो करार है वह गलत करार है। यह आपत्ति करने में कोई अनौचित्य नहीं है कि जो गलत तरीके से तय किया गया है उसे फिर से तय किया ही जाना होगा। इस मांग का मुसलमान विरोध करेंगे ही। अनाप शनाप पैमाने पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के बाद यह निश्चित है कि वे पूर्व उदाहरण और विगत अधिकारों को अपने तर्क का आधार बनाएंगे। लेकिन जैसा कि थॉमस पेन ने कहा है कि अपने अधिकारों के संबंध में पुरातन पर आधारित उदाहरणों को अपने तर्क का आधार मानने वालों की गलती यह है कि वे उस आदिकाल की बात नहीं करेंगे जब कोई निहित स्वार्थ होता ही नहीं था। यदि वे करेंगे तो अनुभव करेंगे कि अधिकार शाश्वत नहीं होते, वे इतिहास की घटनाएं होते हैं। अतः समय समय पर उनमें पुनः तालमेल बिठाना होगा। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि समूची राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति इस आप्त वाक्य पर टिकी है कि यदि वे थे तो गलती की वैध परंपरा वैध नहीं होती और जिसका समुचित निपटारा नहीं होता उसका कभी निपटारा नहीं होता। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकना चाहेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ था। आज का अम्बेडकर संदेश लखनऊ समझौते के लेकर विभिन्न पहलुओं को लेकर यहाँ पे रहा और कल का अम्बेडकर संदेश भी लखनऊ समझौते पर ही आधारित रहेगा। लखनऊ समझौते की शेष बातें, बाबा साहब के शेष विश्लेषण हम अगले अम्बेडकर संदेश में आना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।